न किसी के दिल का करार हो, जो किसी के काम ना सके। आय हाय, क्या गज़ल के बोल हैं। थी इन्हीं की गज़ल है लिखी हुई। ये दिन थे 12 मई 1857 के पहले। ये इस बेचारे की शक्ल देखो, कितनी मासूम शक्ल है, और इसकी जो हालत हुई है। और ये क्यों हुई हालत, अगर आप देखोगे तो आप खुद अब ये प्रोग्राम देखिए कि किसी ने अफ़ीम खाई मेरठ में और यहाँ इनके हाथ से गद्दी निकल गई। ये एक बहादुर शाह ज़फ़र नाम का आखिरी चिराग मुग़ल सल्तनत का ब्रिटिश पेंशन पे ज़िंदा रह रहा था दिल्ली के चांदनी चौक के एरिया में। उसको लाल किला दिया हुआ था, वहाँ पे वो अंदर रहता था और बाहर चांदनी चौक बाज़ार तक उसकी मतलब आवाज़ चलती थी। मतलब समझ लो ज़मींदार टाइप का आदमी था वो, लेकिन उसको कहते थे बादशाह हिंदुस्तान का। कम से कम दिल्ली का तो था ही वो। अंग्रेज़ों की नज़रों में वो उसको बोलते थे, पर रियल सेंस में वो सिर्फ पेंशन का एक 81 ईयर ओल्ड का था। वो अपने यार मिर्ज़ा गालिब के साथ वहाँ बैठ के मतलब शराब शुरू पीना और कबाब खाना और नाच मुजरा उजरा देखना, मतलब वो अपनी यारी दोस्ती में दोनों बेचारे बुढ़े बिज़ी थे। और ये भी अपना मिर्ज़ा गालिब कोई एक आध गज़ल लिख देता था रोज़ एक। अब क्या हुआ कि ये उस दिन की बात है, ये 12 मई की बात है। ये हमारे बहादुर शाह ज़फ़र छत पर गए लाल किले की नमाज़ पढ़ने। तो पीछे जमुना नदी पे देखा उन्होंने कि सामने से कोई धुआं उड़ रहा है और वहाँ पे कुछ लोग चिल्ला विला रहे हैं, दूर से मतलब आवाज़ आती है ना। और फिर घोड़े वोड़े बंधे हुए थे तो घोड़ों पे चढ़ गए और ज़ोर ज़ोर से मतलब इनके किले की तरफ आने लग गए। ये टेंशन में आ गए, बोले ये मेरे पास क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने नौकरों को बोला कि भाई ये क्या चल रहा है, ज़रा पता तो लगाना। उन्होंने नौकरों को भेजा, वहाँ भेज के फंसी गए क्योंकि वो लोग तो वहीं आ रहे थे इनके पास। तो ये सारे के सारे फ़ौजी थे मंगल पांडे के यार दोस्त। ये मंगल पांडे एक और कहानी है, इससे पहले की शुरुआत है। मंगल पांडे एक सिपाही था ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज में, और उसने फ़ौज तो अच्छे इंटेंशन से ज्वाइन की थी कि कुछ बनेगा, लेकिन वो जो ब्रिटिश के जो अपने सिस्टम थे वो यूपी और बिहार वालों को बहुत तुच्छ समझते थे, क्योंकि इन लोगों ने वो बैटल ऑफ बक्सर और ये जो प्लासी की जो लड़ाई थी उसमें साथ दिया था सिराजुद्दौला का। तो ये लोग मतलब यूपी बिहार बंगाली जो थे इन लोगों को ठीक तरह से मतलब ट्रीट नहीं करते थे। और ये अपना यूपी का आदमी था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे थोड़ी मतलब जब उसको मतलब थोड़ा एम्बिशियस टाइप का आदमी था और पढ़ा लिखा था, पंडित टाइप। तो उसने बेस्ट काम किया जो हमारे इंडिया के पॉलिटिशियंस करते हैं। उसने फ़ौज में अपने गुंडागरी अपनी उसकी चलती थी, क्योंकि वो ऑफिसर्स को गालियाँ वालियाँ देता था, तो थोड़ा फेमस तो हो ही गया था अपने लोगों के बीच में इनसबॉर्डिनेशन करके। इंडिया में अच्छा लगता है कोई इनसबॉर्डिनेशन करता है ना, किसी बड़े अफसर की बेइज्जती करे तो उसकी थोड़ी इज्जत चढ़ जाती है। अल्दो ये बड़ा सीरियस बात मानी जाती है विदेशों में, पश्चिमी देशों में, उसमें इनसबॉर्डिनेशन टॉलरेट नहीं करते। और ये इस समय अनफॉर्चुनेटली इंडिया गोरों के हाथ में था, पश्चिमी देश के हाथ में था। तो ये लोग समझ गए थे कि यहाँ मतलब गदर टाइप का एटमॉस्फेयर बन रहा है। और उस समय एक सोने पे सुहागा वो एनफील्ड राइफ़ल बनी थी नई नई, तो उसके अंदर जो कारतूस डलता था उसके ऊपर चर्बी लगी होती थी गाय की या सूअर की, मतलब ऐसी अफवाहें किसी ने उड़ाई थी वहाँ पर। और सबसे ज़्यादा अफवाहें उड़ाने वाला ये मंगल पांडे था। उसने लोगों को बोल दिया कि मत खोलो, मतलब डिसोबीडियंस का मोमेंट शुरू कर दिया कि कारतूस को नहीं, मुंह से नहीं खोलेंगे हम लोग। तो अंग्रेज़ों ने बोले जैसे मर्ज़ी खोलो, हमें तो उसका गन पाउडर चाहिए बंदूक के अंदर डालने के लिए। खैर उसने वो उधर ड्रामेबाजी कर दी और इस टेंशन में आके उसने गोलियां वोलियाँ चला दी 2 ऑफिसर्स के ऊपर। एक को तलवार मारी, मतलब मरा तो कोई नहीं, लेकिन वहाँ पे मतलब फ़िलहाल ऑफिसर्स के अंदर दहशत फैल गई। तो वहाँ पे इसको खैर इसको ओवर पावर करके पकड़ लिया इन लोगों ने।
इसको पकड़ लिया और इसके ऊपर उन्होंने मुकदमा चलाया कोर्ट मार्शल का। और कोर्ट मार्शल में उसको पूछा भाई उल्लू के पट्टे तूने ये किया क्या है, इतने क्यों बिना मतलब के क्या गदर मचाया तूने। तो वहाँ पे कोर्ट मार्शल में बोलता है सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं थोड़ा पी के आउट हो गया था, मतलब मैं अफीम खाई हुई थी, मेरे को पता नहीं मैं क्या कर रहा था। मैंने बोला यार अजीब आदमी है ये, मतलब इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया इसकी अफीम के चक्कर में। खैर उसको मौत की सज़ा हुई क्योंकि उसने गोरों को मारने की कोशिश की थी। तो उसे शायद 10 दिन पहले मौत की सज़ा से इसे फांसी लटका के मार दिया गया। इस पे लोग काफ़ी अनरेस्ट में आ गए थे और यही जो लोग थे इसके यार दोस्त ये गदर मचा के वहाँ पे अपने ऑफिसर्स के साथ मारामारी करके ये भागते हुए बहादुर शाह सफ़र के पास आए, जो मैं आपको पहले कहानी सुना रहा था। तो इसके पास अंदर घुस गए, बोला बादशाह जी हम आपके पास आए हैं, आप हमें अब पनाह दे दो। तो उसने बोला मैं क्या पनाह दूँ, मेरे पास तो कोई, मैं खुद पनाह में बैठा हूँ यहाँ पर। वो कहते नहीं आप बस हमारे सर पे हाथ रख दो। अच्छा उसका सर पे हाथ क्यों मांग रहे थे, क्योंकि ये सारे जो मंगल पांडे के जो यार दोस्त थे, मतलब ये चतुर्वेदी द्विवेदी त्यागी भ्यागी ये जो सारे थे, इनको कोई जानता तो था नहीं, तो सारे इंडिया को यूनाइट कैसे करेंगे। तो उन्हें उनको एक वो चाहिए था रोल मॉडल। तो रोल मॉडल उनको मुग़ल सल्तनत से ज़्यादा कोई मिल ही नहीं सकता था। ये सबसे एक मतलब एक बेवकूफ़ बुड्ढा बैठा हुआ था यहाँ पे, मतलब जो डरपोक टाइप का था। उन्होंने बोला इसको रख लेते हैं सामने उठा के। तो इसको आके इन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि तो हमारा बॉस बन जाए। तो उसने मतलब आनाकानी करने की थोड़ी कोशिश की, तो इन्होंने कुछ हवाई फायर कर दिया अपनी बंदूकों के साथ। तो वो कह रहे कि मेरी बेइज्जती तुम कर क्या रहे हो, मैंने किया क्या आप लोगों का। वो कहते नहीं तुमको सिर्फ हाँ बोलना है कि हमारे तुम मालिक हो, पर कहता मैं आपको पैसे कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो मैं खुद पेंशन पे बैठा हूँ, आपको कहाँ से दूंगा मैं। तो कहते आप हमें पेंशन मत देना, हम खुद ही अपनी सैलरी खुद ही लाएंगे, हम लोग आपके ख़जाना भर देंगे और फ़ौज भी आपकी हम बन जाएंगे, हमारे पास काफ़ी फ़ौज है। 30-40 हज़ार कुछ लोग इनके साथ थे उस समय। तो ये लोग या 30-40 होंगे या 20,000 होंगे, मतलब ये फ़ौज का एग्जैक्ट काउंट नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नंबर थे इनके। ये मेरठ छावनी से बंगाल रेजिमेंट के भागे हुए लोग थे। तो इसने 2 मिनट के लिए इधर उधर सोचा। बहादुर शाह ने एक तरफ से उसको याद देखने लगा, शहर का कब्ज़ा इसके पास था नहीं, अंग्रेज़ों के पास था, और इसके जो महल का कब्ज़ा अब इनके पास था, इन बदमाशों के पास। वो बेचारा शरीफ आदमी फंस ही गया। उसने बोला हाँ बोल गया, और उन्होंने हाँ बोल दिया। तो उसने उनके लीडर ने अपने उंगली पर एक छुरी चला के उसकी लाल की बिंदी लगा दी खून की बहादुर शाह के सर पर, और सब ने उसके सामने कस्में खाई कि हम आपके वफ़ादार रहेंगे। बहादुर शाह इस बात से खुश नहीं था, उसे पता था कि किसी मुसीबत में फंसने वाला है। उसको पता नहीं था क्या टेंशन आने वाली है, पर उसको पता था जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, और बस वही गड़बड़ हुई। इन्होंने क्या किया, जैसे ही इस बहादुर शाह ने बोला मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इन्होंने जाके उनके जो लीडर था उसने बाहर जाके लाल किले के अंदर चबूतरे पे खड़े होकर अपने सारे साथियों को बुलाया। बोला यहाँ पर अंग्रेज़ छुपे हुए हैं इस किले के अंदर, उनको निकालो और मार दो। तो बहादुर शाह सफ़र ने बोला भाई उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका, वो तो उनका क्या है इस आपकी वॉर। कहते नहीं हमें हर यूरोपियन को मारना है। और बहादुर शाह से उन्होंने कमरे का पता पूछ के उनको निकाल के, वो बेसिकली औरतें और बच्चे थे। तो इन्होंने बड़ा कत्लेआम कर दिया। अब ये यूपी के गुंडे आज की डेट में बड़े ख़तरनाक होते हैं, मतलब सारे मतलब वहीं के जो स्पेशली मेरठ साइड के जो गुंडे हैं बड़े फेमस माने जाते हैं। तो उन्होंने फिर वो उसको काट कूट कर दिया, और उसके जितने अंग्रेज़ थे वो बेचारे इधर उधर भाग गए बाकी। लेकिन वो देश छोड़ के नहीं गए, वो दिल्ली छोड़ के गायब हुए और सीधा वो अम्बाला की तरफ गए। अम्बाला से इन्होंने रीग्रुप की अपनी, और सारे टेलीग्राम्स इधर से उधर दौड़ रहे थे कि यहाँ पे गदर मचा हुआ है। अच्छा, अब दिल्ली में हरकतें चल रही थी बहादुर शाह सफ़र के साथ, जो उठापटक हो रही थी अंग्रेज़ों की। अब क्या हुआ कि इधर महाराष्ट्र साइड पर एक बंदा जिसका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग यवलकर, जिसको आप तांतिया टोपे के नाम से जानते हैं, ये किसी नाना साहब का जनरल था। और ये नाना साहब जो था, इसको बाजीराव पेशवा की पेंशन चाहिए थी, जो अंग्रेज़ों ने बोला था नहीं मिलेगी। पेंशन का झगड़ा चल रहा था कि मेरे को, क्योंकि ये एडॉप्टेड बेटा था उसका। अंग्रेज़ कहते थे कि भाई तेरा फादर बाजीराव मर चुका है, अब तेरे को ही पेंशन नहीं देंगे क्योंकि तू उसका असली बेटा नहीं है। तो इसने इसको तात्या टोपे को रख लिया था अपने पास।
तात्या टोपे इसका जनरल था, इसे इसकी आर्मी में कोई ट्रेनिंग नहीं थी, पर ये है बड़ा, इसने बड़ा गदर मचाया था। ये इसने ऐसे ऐसे काम किए थे खतरनाक। इसने कानपुर में एक मैसेकर किया था बड़ा खतरनाक, जो मैसेकर ऑफ कानपुर के नाम से मशहूर है, और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसमें ना इसने अंग्रेज़ औरतें और बच्चों को काटा था बुरी तरह से, और यही आदमी था जो भाग के फिर झांसी की रानी के ग्वालियर गया था उसके फोर्ट में, वहाँ पे भी जाके इसने अंग्रेज़ के औरतों और बच्चों को मारा था। मतलब एक मार काट औरतों और बच्चों की बड़ी करता था। तो ये बेसिकली सारे के सारे लोग लगे हुए थे रियल स्टेट के चक्कर में। इन कहने का मतलब है कि अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, ये आपकी विकीपीडिया में लिखा है, आप बेशक अगर उसमें नहीं बिलीव करते तो आप ब्रिटानिका देख लो, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। उसमें तो यही है कि रानी की झांसी को चाहिए थी अपनी पेंशन, उसको मरवा दिया था इसने, तात्या टोपे ने आके वहाँ अंग्रेज़ मार दिए थे, अंग्रेज़ की बीवी बच्चे मार दिए थे। और जो तात्या टोपे था वो अपने बॉस के लिए, नाना साहब के लिए लड़ रहा था ताकि उनको पेंशन मिल जाए वहाँ की। तो बेसिकली रियल स्टेट में लड़ाई चल रही थी। तो और ऊपर से उधर मंगल पांडे के उस्तादों ने वहाँ पे जो दिल्ली में गदर मचाया हुआ था, वो तो इनसबऑर्डिनेशन का केस था कि हमें गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी मुंह से नहीं खोलनी है। तो अब हम हिंदुस्तानियों ने आफ्टर हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया 1990 की बात कर रहा हूँ, उससे पहले तो किसी हिंदुस्तानी को पता नहीं था कि क्या है 1857। इन्होंने ये सारे पॉइंट्स मिलाए और बोला कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ये लड़ाई की थी आज़ादी के लिए, उन्होंने कोई आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं की थी। आप थोड़े आंखें खोल के इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, लालच, गद्दी, पैसे, ताकत, उसके लिए लड़ाई हो रही थी। देश का किसी को कोई ध्यान ही नहीं था। मेरे को तो कोई डाउट है कि किसी को पता भी होगा कि हिंदुस्तान का नक्शा क्या था उस समय। तो हम अपनी असली कहानी पर आते हैं कि दिल्ली में जब ये लोग अंग्रेज़ जो भागे थे वहाँ से, वो गए थे अम्बाला से ये लोग अपना सिख रेजिमेंट, बड़ी ख़तरनाक रेजिमेंट थी, और गोरखा रेजिमेंट फाइटर कोर थे, उसको लेकर उन्होंने पलटी मारी वापस दिल्ली पे। और ये दिल्ली में आके इन्होंने जो यहाँ पे धुलाई वुलाई की लोगों की, पूरा मतलब परखचे उड़ा दिए सबके, तोपों से बांध के उन बागियों को उड़ाया, मतलब भगदौड़ मचा दी। तो उस चक्कर में इन्होंने जो वहाँ के मतलब यहाँ तक कि दिल्ली में, तब दिल्ली इतनी बड़ी नहीं थी, जो आप दिल्ली देखते हो वैसी नहीं थी, सिर्फ चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली में बसे हुए थे ये बनिया लोग, और मुसलमान रहते थे, बनिया और मुसलमान। तो उनको भी मार के भगाया वहाँ से, शहर से बाहर निकाल दिया सबको। जमुना की, तब जमुना तक दिल्ली होती थी, जमुना के उस तरफ, मतलब दिल्ली के बाहर थे, मतलब समझ लो यूपी साइड पे। तो ये सारे वहाँ पर मतलब सड़क पे जाड़ों में, मतलब दिल्ली की सारी जनता वहाँ सो रही थी, दौड़ा के उनको भगाया इन बनियों को वहाँ से। अब इनके ऊपर बड़े जुल्म हुए थे मतलब उस ज़माने, लेकिन क्या करें, अब अंग्रेज़ों ने तो मतलब आटे के साथ घुन भी पसेगा। तो उनके बीवी बच्चे मारे गए थे। उन्होंने बोला अब सब चीज़ें हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो, अब हम किसी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो उधर से ये अपना बहादुर शाह ज़फ़र समझ गए यहाँ बहुत ही कोई टेंशन हो गई है ना, उसको यहाँ पे मंगल पांडे के दोस्त दिखे, सारे गायब थे वो लोग, और न ही उसको लगा अंग्रेज़ भी आ गए हैं वापस फ़ौज लेके। तो उसने क्या किया, पतली गली लेके पीछे से पालकी में बैठ के खिसक गया, सीधा भागा हुमायूं टॉम की तरफ। हुमायूं का मकबरा है ना, वहाँ जाके छुप गया। पर वो भी अंग्रेज़ को ढूंढते वहाँ पे पहुँच गए, और उसको बोला चल भैया क्या कर रहा है, अब चल हमारे साथ। तो उसने बोला भाई मैं बूढ़ा आदमी हूँ। कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो चल। उसकी दाढ़ी से उसको खींचते हुए उन्होंने ला के उसको लाल किले में आके फेंका, मतलब कि एक दरवाजे में बंद कर दिया, चारपाई पे फेंका और 2 बंदे खड़े कर दिए। बोले इसको शाही अदब से इसकी पंखा चलो, इसको मोर पंख का। और साथ में 2 अपने अदरली खड़े कर दिए उन्होंने कि अगर ये हिले तो उसको गोली मार देना, कोई इसको बचाने आया तो उसको गोली मार देना। तो बहादुर शाह ज़फ़र समझ गया था बहुत टेंशन की बात है, अब तो कोई मतलब सुनेगा भी नहीं इसकी बात, क्योंकि कत्लेआम हो चुका था वहाँ पे और उस बेचारे का कोई हाथ नहीं था उसमें, पर अब फंस गया था बुरी तरह से, अब क्या करें। तो बस वहीं पर फिर मतलब गदर तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। फिर कुछ सालों के बाद मतलब शुरू हो गए थे मतलब
कुछ महीनों के बाद फिर से टूरिस्ट आने शुरू हो गए थे, तो उनको लाल किले लाते थे। लाल किले में एक तब उस ज़माने में ज़ू होता था, एक ज़ू भी लाल किले के अंदर होता है, जिसमें बंदर, शेर, हाथी, मतलब ये होते थे। फिर लोगों को दिखाते थे, देखो ये बंदर है, ये शेर है, और ये इधर ही शहनशाह बंद था इंडिया का, अपना बहादुर शाह ज़फ़र। वो बेचारा एक खाट पे बैठा होता था, कभी हुक्का पी रहा होता था लेटे हुए, और बस मौत का इंतज़ार ही कर रहा था। फिर उसको उन्होंने उठा के, फिर बाद में जब सब शांत हो गया था तो उसको रंगून भेज दिया, ताकि इसको लोकल सपोर्ट ना मिले, अकेले में मरा है वहाँ पर। और जो रंगून का बादशाह था उसको उन्होंने उठा के इधर महाराष्ट्र में रत्नागिरी में भेज दिया। ये इनकी अच्छी पॉलिसी थी, मतलब ये लोग डिवाइड एंड रूल में बिलीव करते थे, जिसका उनको फ़ायदा बहुत मिला। उसने इंडिया को सारा डिवाइड करके रखा हुआ था इन लोगों ने। पर आपको अगर आपको कोई बोले 1857 की जो लड़ाई थी उसमें, मतलब हम लोगों को मतलब हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई थी पहली, तो आप उसको बिलीव मत करना। क्योंकि अगर आप नक्शा देखो, लेफ़्ट साइड देखोगे, तो ये 1857 से पहले पिंक कलर जो था ये अंग्रेज़ों का था। अब आप इसको राइट पे देखोगे, 1857 के बाद देखो पिंक कलर कितना फैल गया है, मतलब उनका कंट्रोल ज़्यादा बढ़ ही गया उसके बाद। और ये पट्टी उल्टी पढ़ा रहे हैं। मतलब कुछ भी कहानी मन में डालनी हो तो मतलब इंडिया में कोई भी कहानी उठा के डाल देते हैं और जनता बिलीव करती है। और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपके सामने सच रखूँ। आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन क्या करूँ, सच तो बोलना ही है ना। आप उसके बाद बिलीव करते हो ना करते हो, आपके ऊपर है। तो अब मैं अपनी इस कहानी का यहाँ एंड करता हूँ। तो हम फिर कब मिलेंगे, अगले में कुछ ज़्यादा किस्से लेकर आपके पास आऊँगा। शुक्रिया जी।